जय हिंद। आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, सजीव और निर्जीव। आपने चारों ओर पाए जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव और सजीव समूह में बांटिए। कुछ प्रकरणों के लिए आसान होगा, कुछ प्रकरणों के लिए यह आसान होगा, कुछ प्रकरणों के लिए हमारे लिए आसान होगा। उदाहरणतः हमारे घर के कुर्सी अथवा मेज जैसे वस्तुएं निर्जीव है। निर्जीव और सजीव के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो कुछ वस्तुएं निर्जीव है जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, तकिया हो गया आपका घर में, बाल्टी, लोटा, ये सब निर्जीव है। निर्जीव न तो चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न ही ऐसी समस्याओं को महसूस कर सकते हैं जिन्हें महसूस करते हैं। तो निर्जीव न ही चलते हैं, न बोल सकते हैं, बोलते भी नहीं है। जैसे कुर्सी क्या बोलता है, चटाई क्या बोलता है, मेज क्या बोलता है, ये सब नहीं बोलते हैं। और न ही ऐसी समस्याओं को महसूस करते जिन्हें महसूस करते हैं। जैसे हमें चोट लगता है तो हम महसूस करते हैं, हमें दर्द होता है। क्या इन लोगों को चोट लगता है तो ये महसूस करते हैं? नहीं महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा सिक्का सजीव नहीं, ये सब सजीव नहीं है। विश्व के सही मानव तथा घोड़ा, गाय, घोड़ा, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, कीट जैसे सभी जंतु सजीव है। तो ये सब सजीव है। और मेज, कुर्सी, पत्थर ये सब निर्जीव है। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है और कैसे पता चलता है कोई वस्तु निर्जीव है? कभी कभी यह निर्णय लेना कितना बहुत ही सरल नहीं होता है। हम कहते हैं कि पौधे सजीव है, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल या उड़ नहीं सकते। हम ये वास्तविकता सोचने की बात है कि हम कभी कहते हैं कि पौधे सजीव है। तो कि सजीव है तो ये सजीव का परिभाषा भी है कि सजीव जो चल सके। पेड़ पौधे तो चलते नहीं, तो पेड़ पौधे चलते नहीं हैं, परंतु ये कुत्ते और कबूतर तो चलते हैं, तो पेड़ पौधे तो चलते नहीं। तो कैसे हम इस सब का बराबरी कर सकते हैं? तो पेड़ पौधे चलते नहीं हैं, लेकिन पेड़ पौधे में जैसे कि पानी, जल, खनिज लवण और भोजन जो पानी बनाता है वो ऊपर से नीचे परिवहन होता है। तो ये इसमें होता है, यानी इसमें परिवहन होता है। ये चलते नहीं लेकिन परिवहन होता है। तो ये इससे अलग है निर्जीव से, इसलिए हम इसे सजीव कह पाएंगे। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कह सकते हैं। तो कार और बस चल सकती है, फिर भी हम निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल के आकार वृद्धि कर रहे हैं। तो क्या इसका अर्थ है बादल सजीव है या नहीं? तो ये कहने के लिए, सोचने के लिए कह रहा है कि यदि बस चल सकती है, कार चल सकता है, तो बस कार चल सकती है, क्या यह सजीव है? तो नहीं, निर्जीव है। उसी तरह पौधे जंतु वृद्धि करते हैं, सजीव है, परंतु कभी कभी ये देखा जाता है कि आकाश में बादल भी बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये क्या सजीव हैं? तो नहीं सजीव है। तो क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव है? आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीव में विभेद जिस प्रकार करेंगे, क्या सजीव में कुछ विशेष लक्षण होते हैं उन निर्जीव पदार्थों में अलग करते हैं। तो हमें कुछ तो ऐसे लक्षण होंगे जो कि सजीव और निर्जीव को अलग करने के लिए खास होंगे। आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप में कौन सी विशेष लक्षण है जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करती है? कह रहे हैं कि आप कहने का मतलब मानव भी एक सजीव है। तो मानव में कौन से ऐसे लक्षण है जो कि अन्य जंतुओं से, अन्य निर्जीवों से अलग है? तो मानव में क्या है? मानव है जो कि भोजन करते हैं, और मानव है जो कि किसी भी उद्दीपन की क्रिया करते हैं। उद्दीपन क्रिया करने का मतलब जैसे हुआ किसी भी चीज को रेस्पॉन्स करते हैं। रेस्पॉन्स जैसे कि आपको चोट लगता था, आपको दर्द होता है, ये सब लक्षण है। अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखने में पता लगा कि कौन से लक्षण अन्य जंतु अथवा पौधे में पाए जाते हैं। जैसे खाने का, हम लोग खाते हैं तो पेड़ पौधे भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और आपका ये हुआ उद्दीपन में भी, तब देखते हैं छुई मुई के पौधा को आप जब छुएंगे तो वो मतलब वो सिकुड़ जाती है। इससे क्या पता चलता है कि पेड़ पौधे में भी उद्दीपन होता है। उद्दीपन किसे कहते हैं? उद्दीपन कहने का मतलब हुआ कि जब कोई भी बाहरी, मतलब कोई कुछ हो, बाहर से किसी को टच करे या कुछ हो, परिवर्तन हो, तो मतलब जो सजीव वस्तु है वो क्या करती है?
कुछ न कुछ रिस्पॉन्ड करती है, कुछ न कुछ मतलब कि कुछ न कुछ प्रतिक्रिया देती है। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तुओं में एक समान होंगे। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता। हमने यह जाना कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए विभिन्न जंतुओं के लिए, हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के नितांत आवश्यक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधे एवं जंतुओं पर निर्भर होते हैं। भोजन से पौधे और जानवरों के विभिन्न अंगों में वृद्धि होती है। क्या देखते हैं, जब किसी बच्चे में जब अच्छे से भोजन वह नहीं कर पाता, नहीं भोजन करता, तो उसमें वृद्धि रुक जाती है। और हम लोग जो भोजन, जैसे कि गाय है, गाय क्या खाती है? घास खाती है। घास कहाँ से मिलता है? घास मिलता है पेड़ पौधे से। तो गाय किस पे डिपेंडेंट हुए? घास पे। अब पेड़ पौधे क्या खाते हैं? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, उस भोजन को ग्रहण करते हैं। अब मांस है जो कि शेर क्या खाती है? गाय खाती है। तो इनडायरेक्टली गाय क्या खाती है? घास खाती है। तो सभी पेड़ पौधे पर, और ये सभी भोजन करते हैं, और ये भोजन करने पर ही इसके अंगों में वृद्धि होती है। यदि कोई भोजन नहीं करता है तो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और अंततः वो मर जाता है। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? परिलक्षित करने का अर्थ दिखती है। क्या सभी जीवों में वृद्धि दिखती है? क्या 5 वर्ष पुराना शर्ट, अब देखिए सही वर्षों में वृद्धि दिखती है? तो बिल्कुल दिखती है। अब देखिए, जो शर्ट आपको बचपन में सिला दिया गया होगा, क्या वो शर्ट आप पहनिएगा? आपको होगा? नहीं होगा। आप क्या क्या कहते हैं, क्या आप जो पुराने समय में जो बचपन में जो जूते पहनते हैं वो आपको होगा? नहीं होगा। क्या 5 वर्ष पुराने शर्ट आपको अभी भी ठीक आता है? इससे आप अब और नहीं पहन सकते। क्या इसे ऐसा नहीं कि इन वर्षों में आप लंबे हो गए, इसको आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्षों में आप वयस्क हो जाएंगे। वृद्धि हमेशा होती रहती है, कुछ वर्षों में आदमी वयस्क होता है। जो भी मनोवयस्क है वो कभी बचपन में, जो कभी बच्चा होगा। जंतुओं के बच्चे में वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क बन जाते हैं। अब जंतुओं में यह सब तेजी में देखने को मिलता है, लेकिन मानव में धीरे धीरे होता है। जंतुओं में जैसे कुत्ते के पल्ले थोड़े से जब जन्मते हैं तो बहुत छोटे रहते हैं, लेकिन थोड़े ही दिन में वयस्क बन जाते हैं। एक अंडे से चूजा निकलता है, मुर्गी का बच्चा। चूजा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में विकसित हो जाती है। देखिए, अंडा है, अंडा से फिर ये चूजा होता है, चूजा से छोटी मुर्गी से कुछ दिन में बड़ी मुर्गी हो जाती है। यानी इसमें क्या हुआ? वृद्धि हुआ। पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं तो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि स्थितियों में हो सकती है, विभिन्न स्थितियों में हो सकती है। जैसे देखिए, पेड़ पौधे में वृद्धि करती है। जैसे कि अब देखिए, अभी गेहूं कट रहा होगा, तो गेहूं क्यों कट रहा है? गेहूं के पौधे आपने जो रोपे, उसके पेड़ पौधे बड़े हुए, विकसित हुए, और विकसित होने के बाद, बड़े होने के बाद वो विकास कर गए, तो विकसित हुआ तो उसको अब हम काटते हैं, तो इसमें वृद्धि हुआ। तो हम कहते हैं, उसी तरह हम देख सकते हैं जैसे कि हर पौधे में होता है। जैसे कुछ छोटे पेड़ जो रोपते हैं तो धीरे 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 उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो वृद्धि सभी सजीवों में होती है, कुछ सजीवों में होती है। क्या आप सोचते हैं कि निजी वस्तु भी वृद्धि नहीं कर सकती? आप सोचते हैं कि निजी वस्तु वृद्धि नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं, सजीव निजी वस्तु वृद्धि नहीं करती है। क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? तो नहीं, हम श्वसन के बिना जीवित नहीं रह सकते। हमें श्वास लेना बहुत ही नितांत आवश्यक है। जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर आती है। जब श्वास लेते हैं तो क्या होता है? आप श्वास लेकर के परीक्षण कीजिए। जब श्वास लेते हैं तो आपका बाहर का जो वायु होता है जो हमारे शरीर में चल जाता है, लेकिन हम जब श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है, यानी श्वास जो लेते हैं वह श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। यानी श्वसन क्रिया के अंतर्गत शरीर में बहुत से काम होता है, लेकिन श्वास जो लेना है वो श्वसन क्रिया का एक हिस्सा हुआ। श्वसन में अंदर ली गई वायु ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अवशेष वायु को हम बाहर निकालते हैं। हम जानते हैं कि हम श्वसन में ऑक्सीजन जो लेते हैं उसका हम उपयोग करते हैं, और जो ऑक्सीजन जो उपयोग करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है ऑक्सीजन के उपयोग करने से, तो उसे वो हमारे लिए अपशिष्ट है। तो अपशिष्ट बने बेकार पदार्थ, उसे हम बाहर निकाल देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। अब देखिए, गाय, भैंस, कुत्ता और बिल्लू जैसे कुछ जंतुओं में जो जैसे कि जो हम लोग स्तनधारी हैं,
तो स्तनधारी में जनरली प्रायः देखा जाता है कि उसी तरह से श्वसन होता है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में अवलोकन कीजिए। विश्राम की अवस्था में अवलोकन करने का अर्थ हुआ कि जब गाय भैंस सोई हुई रहती है, मतलब कि गर्मी के दिनों में आराम करते थे, तो उसे देखिए, गौर से देखिए, तो देखिएगा उसका पेट की गति कभी ऊपर हुआ, कभी नीचे हुआ, कभी ऊपर हुआ, कभी नीचे हुआ। यह मंद गति क्यों होता है, क्यों ऊपर नीचे उसका पेट क्यों होता है? क्योंकि होता है कि वो श्वास लेते रहती है और श्वास छोड़ती रहती है। तो इसी से आपको पता चलता है कि पेड़ पौधे के गाय भैंस ये सभी श्वास लेती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा श्वसन के बाद ही मिलती है। जैसे हम श्वास नहीं लेंगे, तो हम जो भोजन खाते हैं वो उससे एनर्जी, जो ऊर्जा है, वो कैसे मिलती है? तो भोजन जो होता है, उस ऑक्सीजन भोजन में जो ऑक्सीजन जो वाटर से आता है, वो ग्लूकोज जो हम भोजन के रूप में लेते हैं, उसे ग्लूकोज से रिएक्शन करके भोजन बनाते हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज से भोजन करके भोजन बनाती हैं। ग्लूकोज से ऑक्सीजन रिएक्शन करके भोजन माने हमें एनर्जी मिलती है। हमारे शरीर के लिए भोजन एक ईंधन है। और ईंधन कहने का मतलब है कि हमारे शरीर को चलने के लिए भोजन बहुत आवश्यक है। यदि हम भोजन नहीं लेंगे तो हमें ईंधन कहने का अर्थ, जब आप ईंधन किसे कहते हैं? जब जलाते हैं, जब आप पेड़ पौधे को जलाते हैं या खाना बनाते हैं, तो खाना मतलब लकड़ी को जलाते हैं, तो जो जल सकता है, जिससे एनर्जी मिलती है, उसे ईंधन कहते हैं। तो ईंधन कहते हैं, ईंधन, और ईंधन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और शरीर में हम भोजन करते हैं, तो भोजन हमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन, इसीलिए हमारे शरीर में भोजन को यहाँ पे ईंधन से तुलना किया गया है कि जिस तरह ईंधन को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तब ऊर्जा मिलता है, हमारे शरीर में यदि भोजन हम खाते हैं तो उसे भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तभी उससे हमें ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर के लिए विभिन्न भोजन एक ईंधन है। शरीर के अंदर किए गए भोजन को ऑक्सीजन की सहायता से दहन होता है, जिससे हमारे शरीर को जीवित रखने एवं कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में श्वसन का तरीका भिन्न हो सकता है। कुछ जंतुओं में तरीका भिन्न हो सकता है, लेकिन श्वास सभी लेते हैं। उदाहरण के लिए केचुआ है, केचुआ कहाँ श्वास लेता है? त्वचा से। यानी केचुआ है जो कहाँ श्वास लेता है? त्वचा कहने का मतलब अपने चमड़ा से, यानी बाहरी आवरण से श्वास लेता है। मछली कैसे श्वास लेती है? तो मछली गलफड़े से श्वास लेती है, जिनकी सहायता से वह जल में घुली वायु ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है। अब कहिएगा मछली तो जल में लेती है श्वास, तो जल में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो जल में पानी में ऑक्सीजन घुल जाती है, तो वही ऑक्सीजन जो होता है पानी मछली वही ऑक्सीजन मछली श्वास के रूप में लेती है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधे की श्वसन क्रिया में गैस का विनिमय मुख्यतः उनके पत्तियों द्वारा होता है। विनिमय कहने का अर्थात आदान प्रदान, यानी कि जो पौधे होते हैं उसके पत्तियों में जो गैस का आना जाना, यानी विनिमय कहने का मतलब आना जाना या आदान प्रदान होना, तो किससे होता है? पत्तियों से होता है। पत्तियों में क्या होता है? सूक्ष्म रंध्र होता है। रंध्र मतलब सूक्ष्म छेद होता है। उस छेद द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन को उपयोग करती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। वह भी कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में निष्कासित कर देती है। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय प्रकाश उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं, जबकि श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों समय निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, जो मानव और जंतुओं के लिए काफी निर्दायक होता है। कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहा है कि पेड़ पौधा, यहाँ पर कह रहा है पेड़ पौधा ऑक्सीजन लेती है, पेड़ पौधा ऑक्सीजन लेती है। तो क्या आप तो सुने होंगे कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेती है? तो वास्तविक में पेड़ पौधा के दो कार्य होते हैं। एक होता है कि पेड़ पौधा में फोटोसिंथेसिस होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, जिससे कि शरीर पेड़ पौधे में खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है। और जब ग्लूकोज वो बन जाता है, तो उसी ग्लूकोज को हमें ब्रेक डाउन करने के लिए, उसी को हम तोड़ने के लिए, उसी को ऊर्जा में बदलने के लिए, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती, लेकिन हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है तो
सूर्य के प्रकाश में होता है या प्रकाश में होता है। तो जब प्रकाश में होता है तो प्रकाश तो दिन को रहता है, तो दिन को होता है तो दिन को कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और क्या होता है, दिन को कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन छोड़ती है। लेकिन जो ये भोजन का तोड़ने का प्रक्रिया है, जो भोजन जो ले लेती है, जो पचाती है, तो पचाती है वो क्या होता है, जो भोजन जब पचाती है, जो भोजन पचने के बाद जो उससे एनर्जी मिलता है, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन दिन और रात दोनों में लेता है, पेड़ पौधा ऑक्सीजन दिन और रात दोनों में लेता है। तो क्या होता है कि जब रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो रात में सिर्फ ऑक्सीजन लेता है ऐसे, और ये दिन में दोनों काम होते रहता है, तो ऑक्सीजन भी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है, ऑक्सीजन भी छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है। तो कहने का अर्थात आप कहिएगा कि ऑक्सीजन भी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है, तो दोनों जब लेता है और छोड़ता है, ऑक्सीजन भी ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लिया, ऑक्सीजन भी छोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ दिया, तो इससे क्या होगा, तो हमको ऑक्सीजन मिलती कहाँ से, पेड़ पौधे से। तो हाँ, इसका कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है, और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ेगा। लेकिन जब भोजन के पाचन होने के बाद जो एनर्जी के लिए जब ग्लूकोज को हम एनर्जी में बदलते हैं, तो उसके लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता कम होती है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन निकल गया, कम ऑक्सीजन पेड़ पौधा ने लिया, तो कुछ ऑक्सीजन तो बच गया, तो उसी एनर्जी ऑक्सीजन का हम लोग उपयोग करते हैं। हम लोग जो मानव है या अलग जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर भोजन की बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत ही अधिक होती है। यानी भोजन की बनाने की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन के उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत ही अधिक होती है, यानी कार्बन प्रकाश संश्लेषण में ज़्यादा ऑक्सीजन निकलता है। क्या सभी सजीव उद्दीपन की प्रति की अनुक्रिया करते हैं? आप जब हाँ, अनुक्रिया करने का मतलब उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने का मतलब हुआ कि जब शरीर में आपको या आपके शरीर में कुछ हुआ, जैसे कि काटा चुभा या कुछ, मतलब कि कुछ शरीर में आपके हुआ, काटा चुभा, हवा लगा, या तो कुछ हुआ, प्रकाश का हुआ, आप कुछ हुआ, तो उसके बाद शरीर आपकी कुछ क्रिया करती है कि नहीं करती। जैसे आप मेज को रख दीजिए प्रकाश में, या मेज को रख दीजिए आप क्या कहते हैं अंधेरा में, तो मेज में कोई प्रक्रिया होगी नहीं। लेकिन जब आप अंधेरे में रहेंगे, लेकिन अचानक आप प्रकाश में आ जाएंगे, तो आपकी आँख थोड़ी देर के लिए बंद रहेगी, जब तक कि आपकी आँख बराबर नहीं हो जाती, जबकि आपकी आँख उस प्रकाश के अनुसार खुल नहीं जाती है। जब आप नंगे पैर टहल रहे होते हैं, तो आपके पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए, तो आप किस प्रकार की अनुक्रिया करेंगे? जब भी आपको पैर में कांटे पड़ जाएगा, तो आप अचानक चीखेंगे। तो ये चीखना क्यों हुआ? हमारे उद्दीपन को दर्शाता है। जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं, तो अथवा उसके विषय में सोचते हैं, तो क्या अनुभव होता है? जब आप अच्छे प्रिय व्यंजन कहने का मतलब अच्छा खाना, व्यंजन यहाँ पर हुआ खाना। जब अच्छा खाना आप खाते हैं, तो क्या आपके शरीर में, आपके मुंह से लार टपकने लगता है, तो लार टपकने लगता है, तो ये क्या दर्शा है? पौधे के उद्दीपन, पौधे ने ये मानव में उद्दीपन यानी सजीव में उद्दीपन को दर्शाता है। अब देखिए, आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं, तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती है, जब तक कि वे तेज प्रकाश के लिए अभ्यस्त नहीं हो पा जाती है। कि आपकी प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश एवं कांटा आदि बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन जिसकी प्रति ज्ञानेंद्रिय अनुक्रिया करती है। यानी क्या हुआ यहाँ पर हुआ कि जो बाह्य बाह्य कारक थे, बाह्य कहने बाहरी कारक थे, जैसे कि प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश और कांटा, बाह्य वातावरण में परिवर्तन हुआ, यानी बाह्य वातावरण में कुछ बदलाव आया, तो उससे हमारे ज्ञानेंद्रिय कहने का मतलब हमारे आँख, नाक, कान, मुंह, इससे में कुछ परिवर्तन हुआ, तो इसी को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया हुआ। क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? ये तो मानव के बारे में हमने देखा, हम लोग के बारे में, लेकिन क्या दूसरे जंतु में भी होते? देखते हैं। खाना देते समय जंतु पशु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। तो जब आप गाय भैंस या किसी भी जानवर को खाना देते हैं, तो देखिएगा कि वो आपके प्रति वो आपको तंग नहीं करेगा, या आप उसे थोड़ा सहलाइएगा भी, थोड़ा मारिएगा भी, तो आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन यही कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे चला जाता है, अनजान व्यक्ति, तो उसे वो देखते ही गुस्सा हो जाता है।
तो ऐसा क्यों होता है? वो खाना उसका व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है। क्या वह भोजन देखते ही अचानक अधिक सजीव नहीं हो जाता? और ये भी देखते हो कि गाय भैंस अचानक सोया हुआ रहता है, लेकिन जब भी आप देखते हैं तो अचानक वह जब उस भोजन देखता है तो अचानक तेजी से उठ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भोजन देखता है तो उसमें उद्दीपन होती है। जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो क्या करता है? जब आप चिड़िया की ओर कदम यदि वो देख लेता है तो तेजी से भाग जाता है। जब जंगली जानवरों को तीव्र प्रकाश में डालते हैं तो वह भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब जला दें तो कॉकरोच कहाँ छिपने लगेगा? अंधेरा में छिपने लगता है। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं हम लोग। जब भी आप कुछ कहता है खरगोश चूहे को खदेड़ते हैं तो भाग जाता है, चूहे देखते ही भाग जाता है। इस तरह से होता है। क्या पौधे भी उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया को दर्शाते हैं? कुछ पौधे के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं, तो दिखाते हैं कुछ पौधे के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खुलते हैं, लेकिन कुछ पौधे के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई के पौधे को आपने देखा, उसके पत्ती को छुएगा तो अचानक सिकुड़ जाएगी। तो यह पौधे के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को कुछ उदाहरण है। अब क्रियाकलाप एक कीजिए, एक्टिविटी एक कीजिए। एक कमरे की खिड़की जिसके दिन के समय धूप आता है, खिड़की के पास एक पौधे का गमला रखिए। कुछ दिन तक पौधे को नियमित जल देते रहिए। नियमित मतलब रेगुलर ढंग से, जिस तरह से जल होता है उस तरह से जल पटाते रहिए। तो पटाते रहने से क्या होगा कि जब सूर्य की प्रकाश जिस खिड़की से आएगा, क्या यह पौधे खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधे ऊपर की ओर वृद्धि करती है? तो आप देखिएगा कि ये पौधा है जो कि खिड़की की ओर वृद्धि करता है, और जबकि आम पौधा जब हम बाहर कमरे में नहीं, जो पौधा बाहर रखा हुआ उससे देखिएगा वो ऊपर की ओर वृद्धि करता है। तो ऊपर की ओर वृद्धि करता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात कीजिए यह किस ओर मुड़ता है, क्यों मुड़ता है और किस ओर मुड़ता है? तो यह प्रकाश की ओर मुड़ता है। आपके विचार में क्या जंतु यह किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है? तो हाँ, अनुक्रिया है कि यह प्रकाश जो पौधा है जो प्रकाश के प्रति अपनी अनुक्रिया को दिखाती है। जिन जंतुओं के शरीर पर स्पर्शक होते हैं वह स्पर्श दबाव ध्वनि, जिन जंतुओं के शरीर पर स्पर्शक होता है, स्पर्शक कहने का अर्थात उसे छूने पर परिवर्तन होना, तो स्पर्शक छूने पर कुछ महसूस होना, तो ये स्पर्श दबाव ध्वनि गंध प्रकाश तापमान नमी आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे अंधे व्यक्ति स्पर्श से पहचान कर लेते हैं, अंधे व्यक्ति में धीरे धीरे स्पर्श से पहचानने की आदत हो जाती है। सजीवों में उत्सर्जन, हमारे शरीर में विभिन्न प्रक्रिया के फलस्वरूप विषैले एवं दूषित पदार्थ बनते रहते हैं। ऐसे दूषित पदार्थ मूत्र के साथ हमारे शरीर से निकल जाते हैं, इसे उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन करने का मतलब शरीर से बाहर निकालना, किसी भी चीज को दूषित पदार्थ को बाहर निकालना। तो हमारे शरीर में जो विषैल या दूषित पदार्थ है, विषैले पदार्थ जैसे पेशाब हो गया, मल मूत्र हो गया, आपका पसीना के माध्यम से हो गया, आपके कभी कभी जो सर्दी हो जाता है तो नाक के नेटा के द्वारा, मतलब उसे क्या कहते हैं हम लोग, नाक से पानी के रूप में जो निकलता है, पानी सा चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसके रूप में। इस प्रकार पेड़ों में भी उत्सर्जन देखा जा सकता है। पेड़ों का अपशिष्ट पदार्थ छाल के नीचे जमा हो जाते हैं। तो पेड़ में जब छाल निकालिएगा तो छाल क्या होता है? छाल के जब नीचे निकालिएगा तो जो क्या होता है, छाल क्या होता है? तो छाल ये अपशिष्ट पदार्थ होता है जो पेड़ में जमा होता रहता है, जो छाल के फटने के साथ ही बाहर निकल जाता है। और छाल भी होता है, और छाल के नीचे जो छाल को फाड़िएगा तो आपको उस तरह थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ लगेगा। तो वही चिपचिपा पदार्थ क्या होता है? यही अपशिष्ट पदार्थ होता है। पेड़ से सूखी पत्तियों के गिरना साथ ही अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन होता है। पेड़ से सूखी पत्ती गिरती है तो उसके साथ भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी अन्य पक्षी के घोंसले देखे हैं? वे घोंसले के अंडे देते हैं तथा कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उनमें से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। क्या आपने कबूतर को देखा है? कबूतर अन्य पक्षी के घोंसले को देखा बिल्कुल देखा होगा। ये घोंसले में अंडा देते हैं, और कुछ अंडा को क्या होता है कि ये सेकता है। यानी सेकने का मतलब ये इसे सेकता है, जो जैसे कि कबूतर है तो ये भी जो भी है पक्षी है जो भी अंडे को सेकता है, अंडे को सेकने से क्या होता है, उससे चूजा बाहर निकलता है, और चूजा धीरे धीरे बनकर फिर पक्षी बन जाता है। जंतु प्रजनन द्वारा अपने सदृश संतान उत्पन्न करते हैं। अपने सदृश माने एक जैसा, जैसे कि मानव है तो उसका संतान मानव ही होगा।
सदृश में होता लायक, मतलब कि जैसे सदृश कहने का मतलब अपने जैसा। तो जंतु प्रजनन द्वारा अपने जैसा क्या करता है, संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न भिन्न जंतुओं में प्रजनन के ढंग अलग अलग होते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं तो कुछ जिनके शिशु निकलते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि पक्षी हुआ जनरली अंडा देता है, गाय भैंस बकरी ये सब क्या होते हैं, बच्चे देती है। पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधे में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत से पौधे के बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। बहुत से पौधे को आप बीज रोपिएगा तब होता है, लेकिन कुछ पौधे को टहनी काट के भी रोपिएगा तब हो जाता है। कुछ पौधे को आप टहनी भी लगाते हैं तो हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं कि पौधे भी विभिन्न तरह से प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके पौधा उगा सकते हैं। ये बीज हुआ, बीज को अंकुरित करने पर, जैसे चना है, चना को अंकुरित करने पर उससे बीज उगाते हैं, तो ये क्या हुआ, पौधे के प्रजनन को दर्शाता है। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भाग कहने का मतलब बीज को छोड़कर जो भी भाग है जिससे कि नए पौधे उपजते हैं उसे कायिक भाग कहते हैं। उदाहरण, आलू की कलिका वाले भाग से नया पौधा निकलता है। आलू के कलिका वाले भाग से, यानी आलू जो रहता है उसमें जो कली निकला रहता है उससे क्या निकलता है, पौधा निकलता है। गुलाब, आम, लीची आदि के पौधे द्वारा कलम द्वारा उगाए जाते हैं। कलम कहने का अर्थात हुआ कि उसके काट कर, जैसे कि गुलाब है, गुलाब के टहनी को काट कर लगा दीजिएगा तो गुलाब के पौधा निकल जाता है, तो इसी को हम कलम कहते हैं। तो गुलाब, आम और लीची के पौधे की बहुत सारे होते हैं। आम के पौधे कुछ होते हैं जो कि बीज से जन्मते हैं, कुछ होता है कि उसे काट कर लगाया जाता है। गुलाब अथवा मेहंदी के धड़ से कलम बना लीजिए। गुलाब अथवा मेहंदी के धड़ से कलम बना लीजिए, इसे मिट्टी में लगाइए। कलम करने के बाद उसे छोटा करके काट लीजिए, उसे टहनी को काट लीजिए। इसे नियमित रूप से जल दीजिएगा। आप कुछ दिन के उपरांत क्या देखिएगा कि पौधा बन गया। कलम से पौधा बनाना सरल कार्य नहीं। आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई तो निराश ना हो। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम के पौधे बनने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए और उसी प्रकार कार्य कीजिए। कह रहा है कि आप कलम का पौधा, जो बीज से पौधा लगता है वो, और जो कलम से लगता है वो, तो बीज से लगने वाले पौधा ज़्यादा होने की संभावना रहती है, जो कलम से लगता है वो कम होता है, कम लगने की संभावना होती है। तो यही कह रहा है कि उसमें क्या कोई परेशानी होती है तो उसके बारे में जानिए और अपने आसपास के लोगों से पता कीजिए। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने सदृश उनके अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जगहों में प्रजनन की विधियां एवं संतानों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी प्रजनन की विधियां भिन्न होती है। संतानों की बुद्धि, जैसे कि हम लोग मानव में जो बच्चे होते हैं जनरली एक बच्चे होते हैं, कभी कभी कुछ मानव में 2 बच्चे होते हैं, लेकिन यही कुत्ते को देखिए, कुतियों को देखिए, कुतिया 5 बच्चे 6 बच्चे पैदा करते हैं। तो ये अलग अलग संख्या भी होती है और अलग अलग तरीका भी होती है। क्या निर्जीव भी संतान उत्पन्न करते हैं, तो नहीं, निर्जीव से संतान उत्पन्न नहीं करते हैं। क्या सभी सजीव गति करते हैं? हमने जंतुओं को गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधे के विषय में क्या विचार है? क्या कभी वे गति करते हैं? पौधे में तो गति नहीं होता। पौधे समांतर भूमि के में जकड़े रहते हैं, अतः वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज, संश्लेषण खाद्य पदार्थ पौधे की एक भाग से, यानी कि खनिज संश्लेषित खाद्य एक भाग से दूसरे भाग संवहित माने जाते हैं, ढोते हैं। जैसे कि पानी का जल कहाँ से पौधे को मिलता है? पेड़ जड़ से मिलता है, जड़ नीचे रहता है, पत्ती पानी कहाँ चला जाता है? पत्ते में। तो कैसे जाता है? तो ये संवहन के द्वारा जाता है। यही इसी को कहते हैं कि आपने पौधे में अन्य प्रकार की गति भी देखी है। पुष्पों का खिलना एवं बंद होना, पुष्पों को खिलना एवं बंद होना। यदि क्या आप याद कर सकते हैं तो कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपन के प्रति किस प्रकार के अनुकूल, जैसे लाजवंती है, छुई में होगी, पौधे को छूने मात्र से उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है। सूरजमुखी जब सवेरे की ओर होता है तो उसका मतलब कि फूल सूरज की ओर होता है, पूरब की ओर। शाम जैसे जैसे होता है तो उसका पश्चिम की ओर हो जाता है। सवेरे फिर देखिएगा तो सूर्यमुखी सवेरे पूरब की ओर हो जाएगा। तो ये क्या दर्शाता है? उद्दीपन की प्रक्रिया दर्शाता है। हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं, जैसे बस है, कार है, कागज है, छोटा टुकड़ा, बादल अथवा कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण है। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किस प्रकार भिन्न है? तो इनकी गति सजीवों से विशेष प्रकार से भिन्न है, क्योंकि ये जब हम बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा
ये सब है कि हम लोग इसको हम इसके कंट्रोल कर सकते हैं तथा इस पे नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी बात है कि बस कार को हम जो चलाते हैं तो चलता है। बादल है जो कि बादल है कि जो बादल तो बनता है, बादल में यदि सूर्य की प्रकाश ना निकलेगी तो बादल भी ना बनेगा। तो इसमें हम कुछ न कुछ नियंत्रण कर सकते हैं। जबकि मानव में जो भोजन बनता है, मानव जो गति करते हैं, या पेड़ पौधे जो जल का खनिज का होता है वो शरीर के कोशिका द्वारा किया जाता है, और जबकि ये सब कोशिका द्वारा नहीं किया जाता है। प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, विविध माने कई प्रकार के जीव है, लेकिन उन सभी के कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियों को हजारों वर्ष तक तभी अस्तित्व में रह सकता है जब तक वे प्रजनन कर अपने सदृश संतान उत्पन्न करते या करते रहेंगे। जैसे क्या कहता है, जैसे कि अब पहले जो 200 बरस पहले कुत्ता होगा, 200 बरस को पहले कुत्ता था, अभी तक कुत्ता है, तो वो कुत्ता तो मरता चला गया और वो अपने जैसा संतान पैदा करता चला गया। तो क्या हुआ कि एक कुत्ता तो मर गया, लेकिन वो अपने जैसा संतान पैदा करते, फिर वो मर गया, वो अपने जैसा संतान पैदा कर दिया। तो इससे क्या होता है, इसी को हम प्रजनन कहते हैं। और प्रजनन के दौरान क्या होता है कि प्रजनन के कारण ही प्रजाति अस्तित्व में आती है, जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता है। जबकि निर्जीव अपने नष्ट होने तक बने रहेंगे। निर्जीव को नष्ट कर दीजिएगा तो उसमें अपने जैसा कुछ नहीं बना पाता। हमने इसलिए न कहा जाता है कि जैसे कोयला है, कोयला बनने में बहुत समय लगता है, तो कोयला जो निर्जीव वस्तु है, तो कोयला खत्म हो जाएगा तो दूसरा कहाँ से पाएगा। इसलिए हम लोग को कहा जाता है कोयला मतलब कि देखभाल करके, मतलब कि सही मात्रा में खर्च करना चाहिए। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशेष लक्षण समान रूप से परिलक्षित होते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया, गति, वृद्धि व मृत्यु होती है। कहा जाता है, यहाँ पर देखिए, इतना पूरे चैप्टर में ये बताया गया है कि हमने सभी सजीव वस्तुओं के कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से परिलक्षित होते हैं। उनमें सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। एक, उसके बाद उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति, वृद्धि तथा मृत्यु, ये सब सजीव के लक्षण हैं। क्या हम ऐसे कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी, नदी में जल में गति करते हैं। आकाश, चंद्रमा गति करता है, हमारे देखकर एक बादल में आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन सभी वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? तो नहीं कहा जा सकता। तो ये आप देखेंगे कि सजीव में कुछ कुछ एक्सेप्शन हो जाता है, लेकिन सजीव में हम देखेंगे कि हर सजीव में भोजन करता है, हर सजीव श्वास लेता है, हर सजीव शोषण करता है, उद्दीपन के प्रति क्रिया कुछ करती है, कोई हर सजीव प्रजनन करता है, हर सजीव में गति होती है, लेकिन पेड़ पौधा गति नहीं करता, तो उसमें ये पानी का संचरण होता है, वृद्धि करती है। हर सजीव में मृत्यु होती है, लेकिन सभी लक्षण पेड़ पौधे में ये निर्जीवों में नहीं पाया जाता। कुछ एकाक पाया कभी कभी जाता है, लेकिन सभी लक्षण नहीं पाया जाता। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता? नहीं। हमें स्वयं से प्रश्न करना हो कि क्या इनमें सजीव किसके अन्य सभी लक्षण पाए जाते हैं? तो सभी लक्षण नहीं पाए जाते, कुछ लक्षण पाए जाते हैं। सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षणों एक साथ परिलक्षित नहीं होते। एक साथ परिलक्षित होते मतलब एक साथ नहीं दिखते, कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते। तो इस क्या यह सर्वदा सत्य है कि क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की निश्चित रूप से परिलक्षित होते हैं? हम निर्जीवों में वे सभी लक्षण कहीं भी एक साथ दिखाई नहीं देते, उनमें से मात्र कुछ लक्षण परिलक्षित होते हैं। तो बिल्कुल सही है कि सजीवों में सभी जितना लक्षण था, वृद्धि था, भोजन था, उद्दीपन था, सभी एक साथ परिलक्षित होते हैं, लेकिन पेड़ पौधे में ये एक साथ निर्जीवों में एक साथ परिलक्षित नहीं होते हैं। इसी विषय को और अच्छी प्रकार समझने के लिए किसी बीज के विषय की विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरण है, मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? मूंग के बीज, क्या यह जीवित है? यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा जाता है। जैसे मूंग के बीज को अब दुकान में भंडार में रखे रहते हैं, तो इसमें कोई वृद्धि नहीं होती अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम इन्हें बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो ये पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता
थी तथा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन हुआ था, तो नहीं हुआ था। लेकिन जब इसे हम पानी में दिए, फुलाएं, तो ये अपने वृद्धि करके अपने नए पौधे के रूप में परिलक्षित होता है। हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कर सकते कि उनमें सजीव के सभी परिलक्षण परिलक्षित होते हैं, जिसमें इन्हें जीवित कहा जा सकता है। इसे सुषुप्ता व्यवस्था कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ जीव जो जैसे कि जीव हो, कुछ भी जीव है, चाहे तो कुछ भी, जैसे कि बीज है, जो बीज है कि उसमें जब जिस समय बीज है तो उसमें तो आपको निर्जीव की तरह रहता है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही निर्जीव को हम पानी देते हैं या उस तरह का इन्वायरमेंट देते हैं जिसमें कोई जन्म सके, उसको मिट्टी में उगाते हैं या तो मिट्टी में उगाते हैं तो जन्मने लगता है। तो जब तक वो मतलब कि बीज है, जो कि जब तक कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं, वो सुषुप्तावस्था कहते हैं, वो सुषुप्तावस्था में है। मक्के गेहूं को बोरी को अपने हाथ डालने, ताकि आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है। मक्की की बोरी में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है, यानी बीज में श्वसन होता है, उसके कारण मक्के की बोरी और मक्के की बोरी में कुछ ऊष्मा का महसूस होता है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है, जबकि अन्य जैव प्रक्रिया उतना सक्रिय नहीं होती। तो हमने यह देखा कि बीजों में श्वसन तब भी चलते रहती है जब तो उसमें और सब सुषुप्तावस्था में रहता है, फिर भी चलते रहते। समाप्त हमारे प्रश्न, आखिर जीवन है क्या?